मियां तानसेन। संगीत की बात होती है तो मध्यकालीन इतिहास का ये एक ऐसा नाम है जो विंध्य क्षेत्र ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के जहन में हमेशा बसा रहेगा। संगीत के क्षेत्र में मियां तानसेन को इसलिए भी लोग जानते हैं कि वो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। लेकिन ये रत्न अकबर के दरबार से पहले रीवा राजघराने की शान बढ़ा रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि तानसेन को रीवा रियासत छोड़नी पड़ी? इसमें ना ही कोई अति महत्वाकांक्षा है, ना ही भय, बल्कि ये किस्सा है त्याग का। रीवा राजा रामचंद्र जू के दरबार में मियां तानसेन की गायकी प्रसिद्ध थी। धीरे धीरे मियां तानसेन की ख्याति देश विदेश में फैलने लगी। इसी दौरान अकबर अपने दरबार के नवरत्नों की तलाश में भी थे। मियां तानसेन की ख्याति और अकबर की इस तलाश ने उन्हें पहुंचा दिया रीवा रियासत तक। रीवा राज से तानसेन का जाना बहुत ही दुखदायी रहा, लेकिन उस घटना को कोई टाल भी नहीं सकता था। दरअसल तानसेन जो ध्रुपद के महान गायक संगीतज्ञ थे, वो 1558 में रीवा नरेश राजा रामचंद्र के दरबार में आए। इनकी ख्याति पहले से ही थी ग्वालियर में, क्योंकि ग्वालियर महाराज के दरबारी ये गायक थे। लेकिन रीवा राज में जो राजा रामचंद्र बाघेल थे, वो कलाकारों के बड़े कदरदान थे। तो जब ये रीवा राजा रामचंद्र की ख्याति तानसेन ने सुनी, वो रीवा दरबार में आ गए और रीवा दरबार में ये गहोरा में रहे। लेकिन गहोरा में कड़े सूबे के सूबेदार कुली मजीद आसफ खां से राजा रामचंद्र बघेल की तकरार हो जाने के बाद वो 1561 में वो बांधवगढ़ चले गए। अब बांधवगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाई। अब तानसेन बांधवगढ़ में राजा रामचंद्र बघेल के साथ में रहे और रोज उनकी संगीत की सभाएं होती थी। राजा रामचंद्र बघेल संगीत के बहुत कदरदान थे और इतना बड़ा कदरदान जब हो और इतना महान संगीत का ज्ञाता हो, गायक हो, तो दोनों की खूब बनी। बांधवगढ़ में खास सरदारों के बीच में उनकी ध्रुपद धमार की गायकी होती थी। वहीं पे उनके बघेलों के कुल देवता लक्ष्मण जी, राजा रामचंद्र जी और सीता जी के एक मंदिर है। वो कुल देवता के सामने भी इनकी दरबार लगती थी। काफ़ी ख्याति फैल गई। राजा रामचंद्र बाघेल के दरबार में बीरबल भी थे, जो कि 1560 से पहले अकबर के दरबार में जा चुके थे। तो सम्राट अकबर को जब तानसेन के बारे में बीरबल ने बताया, तो उनमें बड़ी उत्सुकता हुई कि इतना बड़ा गायक संगीतकार हमारे दरबार में क्यों नहीं है। तो उन्होंने पहले बीरबल को भेजा। वो बांधवगढ़ गए तो बीरबल को वापस कर दिया राजा रामचंद्र बाघेल ने। बोले कि नहीं, ये हमारे दरबार में रहेंगे, मैं इन्हें नहीं भेजूंगा। चुनांचे बीरबल यहाँ से खाली हाथ लौट गए। अकबर के दरबार में फतेहपुर सीकरी। दोबारा अकबर ने जलालुद्दीन कुर्ची अपने प्रतिनिधि को भेजा बांधवगढ़। तो वो जलालुद्दीन कुर्ची बांधवगढ़ पहुंचे तानसेन को लेने। अब राजा रामचंद्र बाघेल के पास कोई चारा नहीं था भेजने के सिवा। हालांकि अकबर ने कोई फोर्स नहीं किया, चूंकि रीवा के बघेल नरेशों ने मुगलों पे बड़े उपकार किए। हुमायूं की बेगम पे और हुमायूं पे और शाह आलम बादशाह पे रीवा के बघेल नरेशों ने बड़े एहसानात किए। सो उन एहसानों के नीचे मुगल हमेशा दबे रहे। अब जब जलालुद्दीन कुर्ची बांधवगढ़ आया, उनका जो प्रतिनिधि था मुगल सम्राट का, अकबर का, तो इनको भेजना पड़ा। कहते हैं कि अकबर ने कई नवरत्नों को जबरदस्ती लड़कर भी लिया था।
तानसेन के लिए भी राजा रामचंद्र जूदेव लड़ने को तैयार थे, लेकिन तानसेन ने इस बात का विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि जनता इस राजसी उठापटक की शिकार हो। कहते तो ये भी हैं कि मियाँ तानसेन ने कभी अकबर को सलामी देने के लिए दाएं हाथ का उपयोग नहीं किया। वो हमेशा उन्हें बाएं हाथ से सलामी देते थे। बड़े मायूसी के साथ राजा रामचंद्र बघेल ने तानसेन को भेजा, और जब उनको भेजे बांधवगढ़ से, तो डोले में बैठाल के पालकी में जब उनको बांधवगढ़ से जाने लगे, तो राजा रामचंद्र बघेल ने अपने प्रिय सखा, प्रिय मित्र, संगीतकार तानसेन के डोले में खुद भी कंधा लगाया और 1 करोड़ अशर्फियाँ, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं राजा रामचंद्र बघेल ने संगीत सम्राट तानसेन को विदाई भेंट दिया। जहांगीर ने तुझके जहांगीरी में लिखा है कि रीवा का राजा दरिया दिली में बेमिसाल है। अबुल फजल ने लिखा है तानसेन के बारे में, पिछले 1000 सालों में ऐसा गवैया पैदा नहीं हुआ। अब तानसेन को भी बड़ा मायूसी हुई, यहाँ जाने पे खूब दोनों लिपट के रोए थे। अब वो फतेहपुर सीकरी पहुँच गए। अब जब फतेहपुर सीकरी पहुँच गए तानसेन, तो अकबर की खुशी का ठिकाना ना रहा। उनकी बड़ी बड़ी सभाएं होने लगी, लेकिन बहुत दिनों तक तानसेन बड़े मायूस रहे उनके दरबार में। जब उनकी मायूसी की खबर रीवा महाराजा रामचंद्र बघेल को मिली, तो ये पहुँचे फतेहपुर सीकरी बांधवगढ़ से अकबर के दरबार में। तो अपने राजा को देख के तानसेन गदगद हो गए, खुशी से प्रफुल्लित हो गए और उनके शान में कशीदे पढ़े, ध्रुपद गाया। अकबर बड़ा हैरत में थे कि मेरे दरबार में अपने पुराने आका यानी पुराने राजा रामचंद्र के बारे में इतना महान, इतनी अच्छी गायकी कर रहे हैं, इतनी अच्छी ध्रुपद गा रहे हैं ये। बहरहाल अकबर ने राजा रामचंद्र बघेल का बड़ा सम्मान किया, और जब राजा रामचंद्र बघेल लौटने लगे, तो फिर वही दुख की घड़ी आई, दोनों गले मिलकर रोए। और जब राजा रामचंद्र बघेल रीवा के लिए वापस होने लगे, तो सम्राट अकबर ने उन्हें एक तोप भेंट किया। ये बात है 1563 की। वो तोप, हालांकि एक तोप देना किसी राजा का, मुगल बादशाह का किसी राजा के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त तोपें गिनी चुनी तोपें हुआ करती थी। तो एक तोप विदाई भेंट रीवा महाराजा रामचंद्र जी को मिली थी। अब वो तोप आज भी किले में मौजूद है। तो इस तरह से संगीत सम्राट तानसेन हमेशा रीवा महाराज के प्रति बड़े प्यार, बड़ा मोहब्बत, बड़ा इखलास रखते थे। तो इस तरह से उनका रीवा से जाना। तानसेन का कहना था कि अपना दायां हाथ वो रीवा राजा को दे आए हैं। तानसेन के समर्पण और विरासत से विंध्य की जमीन हमेशा संगीतमय बनी रहेगी। यही विंध्य का सौभाग्य है।